थोड़ा दूर पर पहाड़ी पर गए, वैसे ही एक बम गिरा और काफ़ी नज़दीक जवान तो पोजीशन में आ गए, लेकिन वो ठीक वैसे ही देखे एक उसका स्प्लेंडर आया बम का टूट करके और उनका सीधा पेट फाड़ दिया और मुश्किल से 5 मिनट में उनकी मौत हो गई। में उनकी मौत हो गई और वो मैंने शहीद हो गए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फंटूस के फन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त विशाल सिंह राजपूत आज के ब्लॉग में लेके आया हूँ एक ऐसे बीएसएफ के जवान से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे उस लड़ाई में सबसे ख़ास बात थी कारगिल का युद्ध, और आज मैं उनसे बात कराने जा रहा हूँ आप लोगों की। उनसे उनके पूरी जीवनी शेयर करेंगे हम कि उनके साथ। चलिए बात करते हैं पहले। तो हेलो दोस्तों, आज हम जिससे बात करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री बालेश्वर सिंह, जिन्होंने बीएसएफ में थे। और आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने कारगिल के युद्ध में क्या क्या दिखा था, कैसे वो ज्वाइन किए थे, कब ज्वाइन किए थे, कब रिटायर किए थे। आज उनकी उम्र लगभग, चलिए उन्हीं से जानते सब कुछ। तो मिलते हैं, आइए। तो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आप कारगिल के युद्ध में शामिल थे, तो इस सब के बारे में जानकारी लेने से पहले हम ये जानेंगे कि आप मतलब सबसे पहले बीएसएफ में ज्वाइन कब किए थे। देखिए, ऐसे मैं 1972 अक्टूबर महीने में ज्वाइन किया बीएसएफ को। अच्छा, तो मतलब बीएसएफ में आप अपनी मर्जी से गए थे। मतलब मुझे सुनने को मिला कि पहले लोग कहते थे कि ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के फौज में ले जाके भर्ती कराया जाता था, तो क्या आपको भी ज़बरदस्ती लेके गया था? देखिए, बात ऐसे नहीं है। बात ऐसे है कि मैं तो अभी पढ़ ही रहा था इंटर में जी। इससे पहले मेरी शादी हो गई थी 1969 में जी। मेरे साला बीएसएफ में थे, कार्यरत थे। तो उन्होंने ही मुझे ऐसे घूमने के लिए बुलाया शिलांग में। फिर वहाँ जब गया तो मैं पूछा किस लिए बुलाया, फिर ऐसे ही घूमने के लिए बुलाया। तो मैं तो इससे पहले बाहर कहीं नहीं गया था, लगभग नहीं गया था। तो मैं घर के माहौल में था, अपने गांव के माहौल में था। वहाँ 1 महीना बीत गया, फिर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। याद आने लगा घर का या अपने दोस्तों का। फिर उन्होंने मुझे बहुत शांति दिया, उन्होंने बहुत समझाया कि देखिए मैं भी तो आपका ही हूँ, यहाँ रहने में क्या दिक्कत है, आप रुकिए। उन्होंने अपना प्रयास मैंने भर्ती के लिए मेरे लिए। इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे झूठ बोल के बुलाया गया था? आपको बुलाया गया था भर्ती कराने के लिए और बोल के बुलाया गया था कि आप घूमने के लिए आए यहाँ पे? मतलब अब हम कैसे कहेंगे झूठ बोल के बुलाया गया था। मैंने मान लीजिए एज ए उनका बहनोई में ना जी, तो अपने बहन के भविष्य के विषय में या मेरे भविष्य के विषय में उनका कुछ मैंने दायित्व बनता था। इससे पहले मेरे घर में भी कोई सर्विस वाला नहीं था। यहाँ तक ऐसे भी कहे कि गांव में भी शायद एक ही आदमी था जो फौज में था, दूसरा मैं ही हुआ। मतलब आपकी उम्र उस समय लगभग क्या होगी जब आप बीएसएफ ज्वाइन किए थे? उस समय मेरा उम्र लगभग 17 साल 8 महीने या 9 महीने का था। अभी 18 साल में मैंने सर्टिफिकेट के हिसाब से कम ही था, फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया और मुझे ज्वाइन कराया। अच्छा। हाँ, मैंने इसके बीच में तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी। मैं कई बार वहाँ से भागने का भी प्रयास किया। फिर मेरा सामान जो भी था वो लेकर के कहीं और मैंने रख देते थे, छुपा देते थे। मुझे समझाने के लिए मैंने अपने दोस्तों को या अपने वरिष्ठ जो भी था उनको भी भेजते थे मुझे समझाने के लिए कि ना ये पहली रोटी है, इसको लात मत मारिए, छोड़िए मत।
मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले लोग जल्दी फौज में जाना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती उनको लेके जाया जाता था, लेकिन एक बार चले जाने के बाद फिर कोई वापस वहाँ पे आने नहीं, क्योंकि देश की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। उसके बाद एक बार मतलब शुरू में 6 महीने या साल भर तक इन्होंने भी बहुत कोशिश की वहाँ से वापस आने की, लेकिन बाद में इनका भी मन लगा और इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में देश की बहुत सेवा की है, बॉर्डर पे लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन उस लड़ाई में सबसे बड़ी लड़ाई थी कारगिल का युद्ध, जिसे मैंने आप लोगों को बताया कि यह अपना शेयर करेंगे अपना मतलब कारगिल के युद्ध में इनके साथ क्या क्या घटना हुई थी। तो जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? पोस्टिंग करगिल जो सिटी है, सिटी से 5-6 किलोमीटर पहले ही एक जगह था, मैंने समीप ही करगिल ही मानिए, उसको करगिल ही मानकर चलिए। अभी फ़िलहाल तो जगह का नाम मेरे दिमाग में नहीं है, मैंने करगिल ही सब था। हो गए हाँ 22 साल हो गए, तो लगभग याद नहीं होगा। हाँ मैंने करगिल ही मार्केटिंग वगैरह सब होता था, जो भी मेरा काम होता था मार्केट वगैरह या कुछ लेना सब करगिल से ही होता था। तो करगिल में मैं 1999 मार्च महीने में हम तो थे बंगाल में, वैसे बॉर्डर पे अचानक ही मैंने वहाँ पे हमारे बीएसएफ की एक यूनिट 08 बटालियन थी, उनका मैंने टर्न हो गया था बदली का। और जब ये करगिल युद्ध सुना तो उन्होंने और भी थोड़ा सा अपना बदली के लिए वो तेज कर दिया। फिर उनके मैंने रिलीफ के लिए हम लोग गए वहाँ, और चार्ज होने लगा। चार्ज के लिए 5-6 कंपनियाँ हैल्टी पे मैंने बॉर्डर पे चली गई, और हमारे साथ एक उप कमांडेंट यानी 2IC ही हम लोगों को लेकर एडवांस गए थे। पहले वो चार्ज लेते हैं एडवांस पार्टी, उसके बाद पीछे से यूनिट आती है। तो चार्ज के लिए पूरा मैंने कंपनी ऊपर चली गई, और हमें तो नीचे ही कोत एनसीओ यानी हथियार का रख रखाव जी जहाँ पे रहता है, वो मेरे को चार्ज में मिला। और साथ ही कुछ दिन के बाद डिफेंस का भी वहाँ का जो भी सामान था उसका चार्ज हमें मिला। तो मैंने अच्छा एक और घटना हुई थी, जो कि मेरा चश्मा था वो चलते समय करगिल पहुँचने से पहले कहीं गिर गया। फिर मैंने श्रीनगर में ही अपने कमांडर को बताया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, अच्छा चश्मा बिना तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि चलो वहाँ चलने के बाद करगिल वहाँ से आपको भेज देंगे चश्मा के लिए। फिर मेरे को जैसे 4-5 दिन बीत गया। 4-5 दिन के बाद एक दिन फिर मैंने उनको याद किया, याद दिलाया, तो उन्होंने मुझे एक जवान दिए और बोले कब तक आ जाओगे? मैं बोला 2-3-4 दिन तो लग ही जाएगा सर जाने आने में, चश्मा बनने में। उन्होंने बोला कि ठीक है, और उन्होंने आम और अंगूर के लिए कुछ मेरे को पैसे भी दिए। हरियाणा के रहने वाले थे, अपने परिवार के साथ गए थे। 2 छोटे छोटे उनके बच्चे थे, उन्हें लड़के, उनकी वाइफ थी। फिर मैं जवान को लेकर के चला आया श्रीनगर से जम्मू पहुंच गया। जम्मू में मैं जा कर के और चश्मे के दुकान में अपना नंबर चेक कराया। हाँ, इससे पहले मैं एक बात और मैंने कहना चाहता हूँ कि जब करगिल में ही थे ना, तो मेरे पास एक रजिस्ट्री आया, रजिस्ट्री लेटर आया, जिसमें मेरा पोता एक जन्म लिया था, जो मेरे लड़के भी इसमें थे। जब मतलब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई उसी समय आपके पास, वहीं पे जब आप यहाँ से बंगाल से पोस्टिंग होके वापस कारगिल की तरफ गए, तभी आपके पास रजिस्ट्री आया था?
हाँ, रजिस्ट्री तभी आया वहाँ करगिल में जाने के बाद। फिर जब मैं रजिस्ट्री को पढ़ा तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ, और मैं उसी समय उसी दिन गाड़ी जा रही थी करगिल में मार्केटिंग के लिए, मैंने उस गाड़ी पे सवार हुआ और करगिल भी पहुंच गया। तो वहाँ उस समय सुविधा इतनी मोबाइल की नहीं थी, और ख़ास करके हम लोग तो नहीं रखते थे। तो मैंने एसटीडी में घुसा, और एसटीडी में मेरे नंबर आने के बाद मैंने बात किया तो मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वहाँ पर मेरी वाइफ भी थी और मैंने बच्चियाँ और एक लड़का था, वो भी मैंने आ गया था वहाँ अमृतसर में ही। वो भी बीएसएफ में ही है ना? बड़े लड़के बीएसएफ में हैं। अच्छा। और छोटे अभी पढ़ ही रहे थे। तो उनसे बात करके मुझे बहुत ही खुशी हुई, खास करके जब पोता आया तो मुझे और ही खुशी का मैंने वो नहीं रहा। मैं तो सोचा कि कोई बात नहीं, अभी मैं न भी रहूं तो मेरे पीछे आ गई। खुशी का सबसे बड़ा कारण ये था कि अभी लड़ाई चल रही थी, और लड़ाई में कोई भरोसा नहीं था कब कौन शहीद हो जाए। हाँ। तो सबसे बड़ी खुशी के कारण तो ये था कि कुछ भी होने, कोई भी घटना होने से पहले आप एक बार दादाजी बन गए। सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी। लेकिन सच बताइए, आपका मतलब युद्ध से घर पे वापस आने का मन कर रहा था कि नहीं? ना, वैसे बात नहीं है कि घर, मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी देश पहले था, उसके बाद परिवार। हाँ, देश पहले। जब ड्यूटी पे है हम लोग, और वो भी फील्ड में, तो वहाँ से हम घर आने के विषय में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जैसा तो वहाँ पे हजारों हजार सैनिक है, जवान है, जो मैंने आए दिन उनके ऊपर खतरा। अब देखिए सही, वहाँ पे जब हम लोग मैंने अपने कैंप के अंदर में रहते थे जी। तो मैंने कब बम नहीं गिरता था जी। आसपास चारों तरफ टक्कर के आवाज़ होना और गिरना। लेकिन हम लोग रात दिन वहाँ पे मंदिर, एक बहुत ही मैंने शक्तिशाली मंदिर था, वहाँ पे हम लोग मैंने अपने कैंपस के अंदर, वहाँ पे हम लोग हर दिन ही मंदिर पूजा में शामिल होते थे। और यही था वहाँ उनका शक्ति कि हमारे कैंपस के अंदर में अभी तक बम नहीं गिरा। आसपास में गिर गया, लेकिन हमारे कैंपस के वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी अपना बंदोबस्त किया था उससे बचने के लिए। बंकर वगैरह बहुत हेवी बनाए थे। फिर मैं कहाँ पहुँचा था, मैं आ गया था जम्मू अपना चश्मा बनवाने। हाँ, चश्मा बनवाने। चश्मा, एक मिनट दोस्तों, कहानी बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि चश्मे के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इनका शुरू से चश्मा नहीं लगता। चश्मा लगने का कारण ये था, कहानी इन्होंने पहले मुझे बताया था कि चश्मा लगने का कारण था कि एक बार ऑन ड्यूटी थे, उस समय शायद बारूद वगैरह कुछ का काम चल रहा था। उसी समय बारूद उड़ के इनके आँखों में चला गया था, जिसके कारण इनके आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। इसी के कारण इनको चश्मा लगाना पड़ा। अब ये सब कहानी बताने के लिए इतना समय नहीं है, इसलिए स्टोरी काफ़ी लंबी जा रही है। इसलिए अभी हम इनसे बात करते हैं कारगिल के युद्ध के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल एक पिक्चर ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, शेरशाह, जो कहानी विक्रम बत्रा के ऊपर है, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। तो क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप कारगिल में थे तो क्या आपको भी विक्रम बत्रा के बारे में सुनने को मिला था? ऐसे तो मैंने उस समय कारगिल के विक्रम बत्रा तो एक सिंगल थे, क्योंकि उस समय तो ऐसे हजारों हजार सैनिक हमारे शहीद हुए थे। तो आपके भी बटालियन से कोई शहीद हुआ था? वो हाँ, आपने एक स्टोरी बताया था, उनके बारे में बताइए। वही तो मैं कहने जा रहा था, तो पहुंच गया जम्मू। हाँ, जैसे मैं जम्मू आया, जम्मू में जब आया तो लड़का था जो मेरे साथ, वो बोला कि सर मेरा डोडा ही घर पड़ता है। अब जब जम्मू आ गया हूँ तो डोडा मेरा घर नज़दीक है, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं सोचा कि चलो चश्मा में कुछ समय लगेगा, मैंने 1-2 दिन का समय लग रहा था, तो मैं उसको मैंने भेज देता हूँ घर, ताकि वो अपने घर से भी अपना जो भी है उसका परिवार उससे मिल ले, क्योंकि आगे समय ऐसा चल रहा था कि फिर मौका मिले ना मिले परिवार वालों से। फिर मेरे भी दिल में, मेरे भी जहन में एक बात आई कि जब 2 दिन का समय है तो मैं भी क्यों ना अमृतसर चला जाऊं।
और पोता हुआ उसको देख लूँगा अब वापस आ जाऊँगा। तो ऐसे ही मैंने किया। वो जो सिपाही थे उनको भेज दिया उनके घर, और मैं भी बस पकड़ा और मैं सीधा अमृतसर आया। अमृतसर आया, अपने बच्चों से मिला, पोते से मिला, और दूसरे दिन मैं अपना उस सिपाही को भी टाइम दे दिया था मैं कि इस समय पहुंच जाना है जम्मू, और मैं भी ठीक अपने समय पर पहुंचा, वो भी आ गया था। और जैसे ही अपने ट्रांजिट में गया, ट्रांजिट वो होता है जो जैसे छुट्टी जाने के समय भी वहाँ पे आप रुक सकते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, या छुट्टी से आ करके भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ जब मैं पहुँच गया तो उन्होंने बोला कि आप लोग 2 दिन कहाँ थे, तो 2 दिन ऐसी बात थी वहाँ पर लग गया। तो उन्होंने बोला जानते हो आपकी यूनिट में क्या घटना घटी है? मैं बोला ना, मेरा सुन करके तो बहुत ही मैंने अजीब सा मैंने शरीर हुआ। बोला कि आपका जो टूआईसी थे बटालियन को जो लेकर आए थे, सेकेंड इन कमांड, उनका डेथ हो गया, शहीद हो गए। मुझे बहुत ही मन दुख हुआ। अब मैं सोचा कि अब कब पहुँचूँ, पहुँचूँ कैसे? अब दूसरे दिन सुबह का मुझे वो कन्वाई मिली, मैंने 2-3 बजे 4 बजे कन्वाई चलती है, तो वो मुझे मिला, और मैं उससे गया। जब वहाँ गया तो देखा कि मैंने हमारे पहुँचने से पहले उधर के कन्वाई से हमारे जो साहब थे, टूआईसी साहब थे, उनको श्रीनगर, उनका पार्थिव शरीर श्रीनगर लेकर आए, और वहाँ से बाइयर उनके घर पे ले जाया गया, और उन्हें जो भी दाह संस्कार। आपने भी अपने आंखों से अपने सीनियर को मैंने बहुत ही दुख हुआ। मैंने सुनिए तो इसमें भी कहानी अब बैक होना पड़ेगा। मतलब जो वो कमांडेंट ऐसा थे टूआईसी कि अपने जवानों के लिए मर मिटने का भी उसमें जज्बा था, मैंने वो जज्बा थी। उन्होंने ऐसे किया कि जैसे 4 दिन हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो ऊपर जाऊंगा मिलने अपने जवानों से। उनको गए हुए 4 दिन हो गया। अब क्या पता कैसे है, उनके साथ क्या हो रहा है, तो मैं तो जाऊंगा। उनकी मेम साहब मैंने मना भी की। उन्होंने एक मिनट देखिए दोस्तों, जैसे आप लोगों ने विक्रम बत्रा की स्टोरी देखी है, जिन्होंने अपने देश के लिए शहीद हो गए, अपने जवानों के लिए काफ़ी उनके अंदर प्रेरणा थी, वैसे ही कुछ इनके भी टूआईसी थे। क्या नाम था उनका? नाम भी तो अभी नाम उतना याद नहीं, लेकिन जो भी थे, देखिए वो अगर नहीं जाते तो आज हम लोगों के बीच रहते, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए और अपने जवानों के लिए खुद के लिए कुछ नहीं किया, और अपने देश के लिए शहीद हो गए, अपने जवानों के लिए शहीद हो गए। तो आइए सुनते हैं उनकी स्टोरी, उसके आगे क्या हुआ। आगे ऐसे हुआ कि उन्होंने अपने पत्नी से बोला कि मैं तो जाऊंगा जवानों से मिलने। उनकी पत्नी बोली कि आज मत जाइए, आज मत जाइए, कल जाइएगा। फिर उन्होंने बोला ना बिल्कुल मैं आज जाऊंगा तो जाऊंगा। यहाँ तक कि उनकी पत्नी जा करके वहाँ जो पहले की बटालियन यूनिट थी, उनके कमांडेंट से भी जाकर बोली कि थोड़ा आप ही उनको बताइए कि मैं बोल रही हूँ कल चला जाना। वो बोले हैं नहीं आज ही जाऊँगा। वो भी बुला के समझाए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। टूआईसी ने नहीं माने, और अपने जवान को लेकर के अपने साथ गार्ड और अपना बटालियन हेडक्वार्टर से मार्च कर कूच कर गए। जैसे ही मैंने अपना कैंप छोड़े, बम उनका पीछा करना शुरू किया। उनके ऊपर लगातार हाँ। अब जवान थे जो वो तो पोजीशन ले लेते थे, लेकिन साहब थोड़ा सा झुक करके देखते थे कि कहाँ गिरा। आगे बढ़ने के लिए देखना पड़ता था। हाँ, उनकी हिम्मत का मैंने अपने दिल से मैंने बहुत ही मैंने वो करता हूँ कितना इनके पास हिम्मत है।
अपने जवान को पहले बचाते आप भी थे। उनके साथ साथ जा रहे थे? ना, मैं तो उनके साथ नहीं था, मैं तो उस समय चला आया था। अच्छा, जम्मू, आप उस समय जम्मू में थे? जम्मू आ गए थे। फिर जैसे एक नाला पड़ा, नाले से ऊपर गए, वैसे वैसे बम भी सही उनका पीछा करता गया। हाँ, थोड़ा दूर ऊपर पहाड़ी पर गए, वैसे ही एक बम गिरा और काफ़ी नज़दीक। जवान तो पोजीशन में आ गए, लेकिन वो ठीक वैसे ही देखे एक उसका स्प्लेंडर आया बम का टूट करके, और उनका सीधा पेट फाड़ दिया। और मुश्किल से 5 मिनट में उनकी मौत हो गई। में उनकी मौत हो गई और वो मैंने शहीद हो गए। ये खबर हमें जब जम्मू में मिली तो मुझे तो रोने का भी मन बहुत किया, लेकिन मैं आया मिनट में। तो यहाँ भी मैंने माहौल अब क्या है, वहाँ तो लड़ाई ही चल रही है। कब मैंने कौन किसके साथ कैसा होगा ये कोई नहीं कह सकता था। सभी तो हमेशा दिन रात अपना मैंने चौकस रहना, हर तरफ निगरानी रखना, भगवान को भी बीच में रखते थे समय। तो जैसे तैसे अभी इसमें इसी बीच हमारी जो दो यूनिटें थी, मैं तो 171 में था, जिसको मैं रिलीफ हम लोगों ने कर रहा था वो 08 बटालियन थी। तो अभी इनमें होड़ लग गया है कि जल्दी चार्ज लो, हम यहाँ से जाएं, क्योंकि वहाँ की ड्यूटी ऐसी थी कि वो मैंने 2 साल पुराने हो गए थे, जल्दी आना चाहते थे। हम लोग चार्ज इतना जल्दी हो नहीं रहा था। और तब तक बीच में एक ऐसा मैंने ऊपर से, अब दिल्ली से ही कहेंगे उसको, मैंने दिल्ली में क्या बातें चल रही थी, शायद ऐसे कि आप पोस्ट से अप डाउन हो जाइए। अरे हमारे 25 पोस्ट थी जो करगिल में। अब 25 पोस्ट पे आप लोग कब्जा करके रखे थे? हाँ, हमारा कब्जा था बीएसएफ का। वो मैंने दुश्मनों के अंदर नहीं था, या जो भी आतंकवादी थे या पाकिस्तानी फौज थे उनके अंडर नहीं था, वो हमारे अंडर ही था, उस पर कब्जा नहीं कर पाए थे। तो ऊपर लेवल से ये बातें चल रही थी कि बीएसएफ मैंने वहाँ पे नहीं रह सकती, उनको डाउन कीजिए और आरओपी ड्यूटी दीजिए। आरओपी रोड ओपनिंग पार्टी होती है, वो ओपनिंग के लिए यहाँ से जो भी अपना जवान या अफसर है वो रोड को ओपन करेंगे, पहले जाकर जगह जगह पे अपना ड्यूटी देखते थे, चेक करते थे कि कहीं आईडी तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। उसको देखने के बाद जब वो ओके देंगे, डायनामाइट वगैरह जो रास्ते में, हाँ वही तो, उसको चेक करने के बाद खतरा तो हर जगह था आप लोगों को। हाँ, हर जगह ही खतरा था। अब कैसे मैंने जो भी हो, कैसे मैंने, हम तो भगवान का शुक्रगुजार है कि 27 साल मैंने सर्विस किया, सुरक्षित अपने घर में हूँ। लेकिन सुनता हूँ तो मेरे को मैंने बहुत ही एक जोश आता है अभी भी। हाँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है, लेकिन अब क्या किया जाए, अब उम्र भी नहीं है, वैसे 70 साल की उम्र हो गई। दोस्तों ये तो सुनिए, तो मैंने आरओपी की बात कर रहे थे, तो मैंने आर्मी वालों ने बोला कि बीएसएफ का ड्यूटी केवल आरओपी लगेगी रोड मैंने ओपनिंग करने के लिए, कराने के लिए। मेरा अफसर बोला कि नहीं, जो मेरा पोस्ट है उस पोस्ट पे, मैं बॉर्डर के लिए हूँ तो बॉर्डर पोस्ट तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसमें बात कुछ बढ़ी और आर्मी की तरफ से आदेश हुआ कि नहीं, या हमारे फोर्स हेडक्वार्टर से आदेश हमें मिला कि आप दोनों यूनिट, दोनों बटालियन 08 और 171 आप रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने मैंने रिटर्न हुआ, लड़ाई, लेकिन उस समय लगभग कंप्लीट ही हो गया था। फिर भी आप लोगों को नीचे किया है? हाँ, फिर भी हम लोग अब बोल दिया कि जब हमारी ड्यूटी वहाँ जोती ने लड़ाई कंप्लीट हो गया था
एक पोस्ट को कब्जा करने के लिए न जाने कितने जवान अपने आप को शहीद करते हैं। हाँ। और बताइए वैसे पोस्ट को कब्जा करने के बाद, लड़ाई कंप्लीट होने के बाद इन लोगों को हटा के किसी और को रखना वहाँ पे, जबकि हमारा पोस्ट एकदम बरकरार है, सुरक्षित। हमारे दाहिने बाएं दोनों तरफ कब्जा कर लिया था दुश्मनों ने, लेकिन हमारा पोस्ट बरकरार। ठीक है। फिर वहाँ से जैसे ही हम रिटर्न, मैंने दोनों यूनिट आए, फिर यहाँ अमरनाथ मैंने धाम जो था वो शुरू था, वहाँ पे हमें ड्यूटी में लगाया गया। वहाँ लगभग 1 महीना हम लोगों ने ड्यूटी किया, बाबा का दर्शन भी किया। फिर वहाँ से श्रीनगर आए। श्रीनगर पहुँचते ही वहाँ का एमएलए का चुनाव शुरू हो गया। उस चुनाव को भी हम लोगों ने कराया। और रिटायर के लिए तो मैं पहले ही अपना दे रखा था ना, अब पहले से ही हमको टाइम मिला था। आप 31 अक्टूबर को मैंने रिटायर हो रहे हैं। 31 अक्टूबर 1999 को मैं वापस। ये चाहते तो अपना रिटायरमेंट पहले भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। अपना कारगिल का युद्ध लड़ा, उसके बाद रिटायरमेंट ली। ऐसे फौजी और जवानों को हमारे तरफ से सलाम है। और दोस्तों, मैं अब आप लोगों को ये बता दूं कि ये फौजी और ये जो जवान है, ये और कोई नहीं, मेरे दादाजी हैं। और मैं अपने दादाजी की कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता था। और हमारे घर से 5 जवान हैं फौज में, जो अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं। और इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ लड़ाई देखने के बाद, आज मतलब हर फौजी चाहता है कि उसके घर से लगभग चाहता है कि वो दोबारा उसके घर का कोई फौज में ना जाए। लेकिन इन्होंने इस पूरी लड़ाई को देखते हुए अपने परिवार के 5 आदमी को फौज में भेजा। देखिए, इसको कहते हैं देश की सेवा का जुनून। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चलिए।